your speech. Thank you. Honourable Member Sri Hukum Deo Narayan Singh. Another. महोदय, इस बिल के प्रस्तावक महोदय लगभग 50 मिनट तक बात को सदन के सामने रखे हैं, लेकिन एक है समस्या को रखना और एक है उसका निदान। जो समस्या है उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है। किसान की समस्या है तो उसके कारण और निदान पर हिंदुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह किताब लिखे थे, तो उन्होंने लिखा था द इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका निवारण क्या करेंगे। यह बात सही है कि आजाद भारत में बाल विकास के ऊपर, ग्राम विकास के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए राशि खर्च की गई, और उसको हम गिनाते जाएंगे कितना 1000 करोड़ करे, 100 करोड़ करे, 1000 करोड़ करे, लाख कहें, अरब कहें, लेकिन आखिर धरातल पर जहां से हम आते हैं वहां की वस्तु स्थिति क्या है। और वहां जो गिना रहे थे, इतने रक्तहीनता है, इतना कुपोषण है, इतना बीमार है, इतना विकलांग है, तो मैं सबके बारे में एक ही बात जानना चाहता हूं। मैं किसान हूं, बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं है जमीन में, तो अच्छे बीज भी उर्वरा विहीन जमीन में अच्छे उत्पादन नहीं दे सकते हैं। और अगर जमीन में उर्वरा शक्ति है, ताकत है, तो कमजोर बीज भी हो तो कुछ न कुछ उत्पादन जरूर दे देता है, वह किसान को निराश नहीं करता। आखिर हिंदुस्तान के बच्चे कमजोर क्यों हैं, विकलांग क्यों हैं, अनपढ़ क्यों हैं? इसके जन्म में अगर जाएं तो पहले उनकी मां की ओर देखना पड़ेगा। उन माताओं की ओर हमारी दृष्टि इसलिए जाती है सभापति महोदय कि उन माताओं को हमने देखा है, और उन्हीं माताओं में से एक मां मेरी भी थी। इसलिए जब मेरी दृष्टि जाती है इन गरीबों के ऊपर, तो मैं पहले अपने भूत में चला जाता हूं कि मैं कहां से चला हूं, कैसे बढ़ा हूं और कैसे यहां तक आया हूं। अभी दिल्ली में ये 4 विशंभर दास मार्ग पर मुझे कोठी जब मिला तो उसकी मरम्मती हो रही थी। एक कमरे में मैं रह रहा था, मजदूर काम करते थे, उसके बाप राज का काम करता था, ईंटा पत्थर लगाता था, और उसकी पत्नी उसके साथ रेजा का काम करती थी। संभवतः वो मध्य प्रदेश या बिहार के पूर्णिया कटिहार के तरफ रहे होंगे, दोनों तरफ के थे। वो ईंट लगाती, वो मजदूरी का काम करती थी, रेजा। पति है राज मिस्त्री, पत्नी है रेजा। उसके 3 बच्चे मेरे उस कैंपस में खेलते थे, और कभी कभी वो मां कहती थी कि दौड़ करके ईंट ले आ, पत्थर ले आ। वो 7 साल, 8 साल, 5 साल के बच्चे न उठता था ईंट, तो ईंट को अपने पेट पर ऐसे पकड़ के लाता था जैसे बंदरनी अपने बच्चे को पेट में सटाती है, ऐसे अपने पेट में सटा के वो बच्चे ईंट ढोते थे और मां के पास रखते थे और वो लगाते थे। एक दिन मैंने पूछा इस बच्चे से, ये ईंट क्यों ढुलवाती हो? तो कहा बाबू ठेका का काम है, ये बच्चा थोड़ा थोड़ा मदद कर देगा तो जल्दी बचेगा तो करेंगे। ऐसे इसी दिल्ली के अंदर इस तरह के बच्चे लाखों की संख्या में हैं। इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हिंदुस्तान के करोड़पति अरबपति रहते हैं, जहां एक एक रात में लाखों रुपया 5 सितारा होटल में फूकते हैं, डिनर और लंच पार्टी पर खर्चा करते हैं, शादी विवाहों पर खर्चा करते हैं, उस सड़क से आईएएस आईपीएस अफसर जाते, नेता जाते, व्यवसायी जाते, ठेकेदार जाते, लेकिन उस सड़क के किनारे वो पेड़ के नीचे वो पड़े होते हैं। पेड़ के नीचे मां के पेट से जन्मते हैं, वहीं वह पलते हैं, वहीं वह बढ़ते हैं, वहीं वह खेलते हैं, वहीं उनकी जवानी आती है। और इस पेड़ के नीचे वाले उस पेड़ के नीचे से किसी की बेटी से शादी करते हैं, और फिर पेड़ के नीचे ही खुले आसमान में
उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्या हिंदुस्तान के लोगों की दृष्टि इस ओर गई? कह रहे थे कि वह बच्चे का ये अधिकार है, ये अधिकार है। मैं कहता हूं बच्चे का वो अधिकार है, लेकिन उन बच्चे को सुधारने का कर्तव्य किसका है? बच्चे को यह अधिकार कब मिलेगा? जब कर्तव्य करने वाले आएंगे। आखिर उन बच्चे के लिए साधन कहां से आएगा? सभापति महोदय, 77 में मैं लोकसभा में आ गया, उससे पहले 3 बार विधानसभा में था, दिल्ली को देखा नहीं। 77 में लोकसभा में आया, नॉर्थ एवेन्यू से मैं पैदल निकल जाता था दिल्ली के घरों को देखने के लिए, मकानों को। इंडिया गेट पर एक दिन गया, गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी में से एक कुत्ता शीशे के तरफ से ऐसे सर निकाल के जी लप 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 करके जा रहा था। मैं टहलते जा रहा था, मैं खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा, ये कुत्ता मेरे तरफ जी यूं यूं करके क्या कह रहा है? मैं थोड़ा चिंतन में गया। डॉक्टर लोहिया की दृष्टि से मैंने खोजना प्रारंभ किया, तो मुझे लगा ये कुत्ता मुझको कह रहा है, ऐ इंसान, तू एमपी बन गया है, तेरे तन पर कपड़ा है, तू पैदल चलता है, देख मैं कितनी लंबी गाड़ी में हूं, ठंडा में गर्म, गर्मी में ठंडा गाड़ी है, मेम साहब के बगल में बैठा हूं, घर में जाता हूं, दूध पाव रोटी खाता हूं, सप्ताह में 2 दिन मांस भी खाता हूं, मछली भी खाता हूं। मुझे मेम साहब कौन कौन इलायची बिलायची शैम्पू से नहलाती है कि मेरे शरीर में वो जू न आ जाए, और अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं। बोल तू इंसान, तुझसे मैं कुत्ता अच्छा हूं या नहीं? क्या इस देश के लोग सोचेंगे? 100 रुपया रोज, इसी दिल्ली में 100-200 रुपया रोज इन बड़े लोगों के कुत्ते पर खर्च होता है खिलाने पर, और इसी दिल्ली के अंदर में 10-20 लाख बच्चे 8 आना 1 रुपया के रोज पर भी आज खुराक नहीं पा पाते हैं। क्या यह देश चलने वाला है? एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि केवल मांग मत करो सरकार से। आज सरकार किसकी है? आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो, कोई राज्य में बैठे हो, कोई केंद्र में बैठे हो, केंद्र में भी सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। इस व्यवस्था को बदलो जिस व्यवस्था ने इस बच्चे को किया है। और जो बच्चे की बात मैं कह रहा हूं, वो बच्चे संजोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं। और अगर वो 90 हैं, 95 हैं, तो उसी में 5 ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी उसी में हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में जूठे पत्तल को फेंकता है, जूठी थाली धोता है, और रात में जारा से ठिठुरता है, तो फुटपाथ पर जब सोता है तो उसी के उस जूट के चट्टी के नीचे वह इंसान का बेटा सोया रहता है, और उसी के बगल में कुत्ता का बच्चा भी जाके उसके साथ गले लगा के सो जाता है। क्या हिंदुस्तान के इस गरीबी को देखा है? सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये संसद, इस संसद के वर्तमान स्वरूप से और इस वर्तमान आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए वह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनत कश इंसान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, मरते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, बहस होती रहेगी, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे, तुम्हारे लिए इतना अरब का अरब रुपया दे दिया, लेकिन वो रुपया यहां से चलेगा, रास्ते में कहां कहां टपकते 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 रह जाएगा। एक पाइपलाइन, सभापति महोदय, दिल्ली से एक पाइपलाइन गांव तक जाता है जिससे पानी जाता है, और ठीक उसके बगल में दूसरा पाइपलाइन है जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है, शिखर से सतह की ओर जाता है, और सतह से फिर लौट के शिखर तक आ जाता है। सतह सूखा का सूखा ही रह जाता है। क्या निकलेगा इससे? कौन चलाता है? भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा तब तक हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के नहीं सुधरेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि गांव के गरीबों के लिए तो इतने गिना रहे थे श्रीमान,
लेकिन सरकारी बैंक और गैर सरकारी नए पुराने बैंक उनके 2,13,352 करोड़ रुपया एनपीए खाते और बट्टे खाते में डाल के जो माफ कर दिए हो, ये 2,13,352 करोड़। तारांकित प्रश्न संख्या 142-6-8-10 वित्त मंत्री ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा है, किसानों को 76,000 करोड़ रुपया दे दिया तो दुनिया में ढिढोरा पीटा गया, और 2,13,352 करोड़ हिंदुस्तान के मुट्ठी भर व्यवसायियों को माफ कर दिया गया। क्या ये पैसे लेके उन बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे? उनको कपड़े नहीं दे सकते थे? उनके पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते थे? हिंदुस्तान के ये मुट्ठी भर लोग देश को लूट रहे हैं, और वो क्यों लूट रहे हैं उससे आगे आइए, उससे आगे मैं बता दूंगा। श्रीमान, इस देश में गैर सरकारी संगठन है, वो कौन है? उन्हीं के घर के लोग, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई राजनीति में है। बाप बेटा दलाल, बैल का दाम 12 आना, अफसर बन के ऑफिस में बैठा है, उसके घर के उनकी पत्नी एनजीओ बनाती है, उनके परिवार के लोग एनजीओ बनाते हैं, और बाल कल्याण के नाम पर, महिला विकास के नाम पर भारत सरकार का पैसा जाता है। कहां गया कस्तूरबा गांधी के नाम पर बनी हुई स्कूल का पैसा? कहने के लिए तो दलितों के बच्चे के नाम पर लिखते हो, लेकिन कौन ले गया? एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ। अब उसका क्या मतलब है सो भगवान जाने। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये एनजीओ चलाने वाले केवल 2005-6, 2006-7, 2007-8 इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया है विदेशों से 28,876.90 करोड़, और शिक्षा के नाम पर 7,229 करोड़। इतने रुपए 144 विदेशी देशों से लाए हैं, लंका से, बांग्लादेश से, घाना से। अरे भिख मंगा से भी भीख मांगने में जहां जिस देश के इन बड़े लोगों को शर्म नहीं आती है, और इस देश के गरीबों का कफन बेच के खाने वाले हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों के उन बाल कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए क्या क्या कह रहे हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये क्यों गया पैसा? किसने खाया है? कोई जांच कर सकते हैं क्या? अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे, शैलेंद्र जी कौन जांच करेगा? चाहे वह कॉमनवेल्थ हो, चाहे वह हर्षद मेहता का हो, चाहे आईपीएल हो, जितने आए लूटते चले गए। सदन में बहस होती है, हम सदन को ठप करते हैं, रोकते हैं, 3 दिन तक धक्का मुक्की करते हैं, उस पर 193 में बहस लाते हैं। हम भी अपने बहस करके, हरियाणा में जिसको कहते हैं थूक बिलोई, थूक बिलोई का मतलब कि थूक को मथते रहो, न मट्ठा निकलेगा न मक्खन। हम थूक बिलोई करते हैं, न मट्ठा निकलता न मक्खन, न मट्ठा न दूध निकलेगा, फैन निकलेगा, फैन। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, लालू जी के थूक में से फैन भी निकलेगा, किसी गरीब के थूक में से तो फैन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों होता है ये? कौन पैसे गए? एनजीओ का पैसा देते हैं आप, यहां से पैसे कपाट से, फलना से, बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, गरीब के लिए, और चलावे कौन? एनजीओ। एनजीओ को कौन लौटता है? कलेक्टर। क्या किसी एमपी के कहने से एक एनजीओ को पैसा देगा? कलेक्टर। मालिक कौन है इस देश का? कलेक्टर। मैं नहीं कहता, आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हमारा देश समाज सरकार अभिमुख है और सरकार अफसर अभिमुख है, यानी जनता सरकार की नौकर है
और सरकार अफसरों की नौकर है। लोकसभा वाद विवाद 4 अगस्त 1967, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सर, हम अफसर के नौकर हैं। इस देश पर संसद का शासन है, संसद पर बहुमत दल का शासन है, बहुमत दल पर मंत्रिमंडल का शासन है, मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का शासन है, और प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी अदृश्य शक्तियों का शासन है, और उस सब का सूत्र हिंदुस्तान के ये कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है। हम सदन में खड़ा होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम का आरोप लगाते हैं, मंत्री खड़ा होते हैं, अफसर को बचाते हैं। हम तो अफसर के गुलाम हैं। खाता है अफसर, पचाता है नौकरशाह, लूटता है देश को नौकरशाह, गरीब का खून पीता है नौकरशाह, हड्डी चबाता है नौकरशाह, ब्लैक मार्केटिंग कराता है नौकरशाह, एफसीआई का गेहूं सड़ाता है नौकरशाह। हमारे देश के बच्चे भूखे मरते हैं और एफसीआई के गेहूं सड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, इसका कोई इलाज है क्या इस देश में? हाँ, इलाज है, इलाज है। जिस दिन इस संसद के पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, किसान मजदूर के बेटे जितने हो, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन जिस दिन स्वाभिमानी बनकर अपने दल के सीमा को तोड़ दो, अपने नेताओं के दुम को छोड़ दो, और कोई माने न माने इस संसद में बैठ जाओ और कहो जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक संसद से हम उठ के जाएंगे नहीं, कहीं उसका नेतृत्व निकल सकता है। कर सकते हैं, कर सकते हैं शैलेंद्र जी। और हमने अगर आवाज उठाई तो जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि पिछड़ों की जनगणना को नहीं मानेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन किया, अगुवाई किया, लीड किया। इसलिए आपसे छोड़िए उस मंदिर को, आप मंदिर पर क्यों जाते हैं? हम मंदिर पर जाते हैं, लेकिन गरीबों के पैसे से अपनी मूर्ति नहीं बनवाते हैं। नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं, निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े के नाम पर नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं। हीरे का हार होगा, रेशमी रुमाल होगा, बॉबी कटवाल होगा, हमारी मूर्तियां बन जाएगी, लोगों को बुलाएंगे, जय जयकार कराएंगे, ने अपने जाति को भरमाएंगे, देश को, देश के नाम पर हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, इससे चलेगा हिंदुस्तान के? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप उसको मत छेड़िए, उस तरफ मत जाइए। हम राम के नाम पर देश को बेचे या कुछ किए, लेकिन जनता ने हमको वोट दे करके भेजा था। जनता के वोट का अपमान मत करिए। बहुत से लोग हैं जो हम अपने बहस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम जो विरोधी दल हैं उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना ठीक नहीं जा पाता जितना गलत प्रश्नों की तरफ चला जाता है। शैलेंद्र जी, हमारे और आपकी चीज है, वो पांडे जी की चीज नहीं है, वकील साहब की चीज नहीं है। विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाए जाएं। गलत सवाल उठा दिए जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाए, लेकिन उससे वो देश की पूर्ति नहीं होती। सदन की शोभा तभी संभव है जबकि देश की शोभा बची रहती है। देश सदन को अलग करके देखने की परिपाटी और तरीका जब तक चलते रहेंगे तब तक शोभा बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए देश और सदन दोनों की शोभा को बनाकर रखना है। गलत बहस को इस देश में चला दिया जाता है, गलत की ओर। अब गरीबी मिटाने के लिए मैं अपनी ओर से वादा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, और अगर संपूर्ण सदन निर्णय ले कि खर्च पर सीमा लगाओ, हुकुमदेव नारायण यादव अपनी प्राण की बाजी लगा देगा, अपनी सदस्यता को दांव पर लगा लेके खड़ा होगा। लेकिन कोई आओ तो हमें क्यों कहते हो? क्या मेरी ये जिम्मेवारी है? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, लेकिन सभापति महोदया, भ्रष्टाचार मिटेंगे कब? केवल निर्गुण तर्क से नहीं। भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए इसी सदन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चर्चा छेड़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बात कही थी। क्या आज सदन के लोग, हम देश के लोग तैयार हैं? कानून का राज हिंदुस्तान में नहीं रह गया है, मनमानी का राज हो रहा है। तब लोहिया ने जो कहा था
1963 में, आज भी वह उसी तरह सत्य है। नियम अच्छे नहीं हैं या उनका पालन नहीं हो रहा है, नतीजा यह होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नंबर का सवाल है। पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी, नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के घेरे को व्यापक बनाइए। सिंहासन और व्यापार के संबंध के तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यह संबंध जितना हिंदुस्तान में दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी बेटे या बेटी या रिश्तेदार, मेरी तो यह राय है कि 2 पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने उनके संबंधी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिंदुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिए कि सिंहासन पर बैठे लोगों की मदद लेकर क्या किसी ने लाभ उठाया है। व्यापार में ऐसा कोई व्यापार जहां पर कि मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उसमें मंत्री के 2 पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का संबंध बिगड़ा ही रहेगा। क्या आज हिंदुस्तान के इस संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को और संसद सदस्यों में हमारे अंदर इतनी नैतिकता, इतनी आध्यात्मिकता, इतनी राष्ट्रीयता, इतनी मानवता, इतनी उदारता, इतनी दयालुता है क्या? है क्या? इसलिए मैं इस संसद में खड़ा होकर के जब बोलता हूं, तो मैं इस संसद में ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों उन लोगों को कहता हूं कि किसकी आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा। तुम हथियार उठा करके नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति पर मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी मां की दूध की लाज बचानी है, तो आ जाओ दिल्ली में, इस सड़क पर फुटपाथ के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे कीड़े के जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख मां बापों को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधी जी के जैसे तुम संसद और दिल्ली के सड़कों को घेर लो और कहो, जब चाहे हमला जैसा होगा, मेरा हाथ नहीं उठेगा, न मारेंगे न मानेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे, उस दिन हिंदुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीब के बच्चे बदलेंगे, उनके सब कुछ बदलेंगे। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान के ये गरीब बच्चे हैं, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, अंबेडकर ने कहा, सबने कहा, कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव, ये सारे सिद्धांत हिंदुस्तान में आए और उनके मानने वाले गद्दी तक भी आए, लेकिन उन सब के शिष्य अपने अपने गुरुओं को भूल गए। इसमें मैं किसी एक का नहीं कहूंगा। गांधी को गांधी की मूर्ति बना दी गई, उनके गले में माला डाल दी गई, अंबेडकर की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लोहिया के, दीनदयाल की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा तब जब उनकी मां की कोख मजबूत होगी, तब जब मां के कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे। उनको कैसे सुधार सकते हो? उन मां के स्तन में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा लेती है, 8 घंटे मजदूरी करती है, सर पर टोकरी उठाती है, ईंटा गाड़ा उठाती है, खाली पेट सूती है, मां तो सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है, और एक तरफ कुत्ते पर 100-200 रुपया रोज इंसान खर्च कर रहा है। और उठो, इस कुत्ते के ऊपर 100 रुपया खर्च करने वाले हिंदुस्तान के इन गरीब को, बच्चों को भूखे रखने वाले की दुनिया को तोड़ दो, तब नया हिंदुस्तान बना सकते हो। बना सकते हो क्या? हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कहीं न कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है, हम कहीं दब जाते हैं। इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आओ, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है।
लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती पूरन मासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जिस दिन यह संसद का स्वरूप बदलेगा, संसद का रूपांतरण होगा, संसद का कायाकल्प हो जाएगा, जिस दिन इस संसद में करुणा आ जाएगी, जिस दिन इस संसद में मानवता आ जाएगी, जिस दिन इस संसद की धरती कड़ाह उठेगी, जिस दिन हम इस मिट्टी की कड़ाह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान की माता 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 है, चाहे वह राजमहल की हो, चाहे वह झोपड़ी की हो, माता माता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। जब तक उन माताओं के दूध में, स्तन में दूध न हो, उनके पेट में खून, शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वो सूखी रोटी खाएं, वो प्याज खाएं। और एक तरफ कुछ मां हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ड्राई फ्रूट खाते हो, हरी सब्जी खाते हो, बटर मक्खन खाते हो, लाख लाख चीज खाते हो। तेरे पेट के अंदर बच्चे बलवान पुष्ट बुद्धिमान होते हैं और मेरे बच्चे मां के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिंदुस्तान के 95% माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें से विकलांग बच्चे पैदा ले रहे हैं। जहां 95% माता की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हो, वो राष्ट्र कभी सबल और राष्ट्र कभी समृद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए झगड़ा 5-10% ऊपर वाले के बीच का फंसा हुआ है। आइए हम सब अपने को बदले, अपनी सुविधा की बात छोड़े, अपने सुख की बात छोड़े। हम आइए इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों और भविष्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है। तो भारत के भविष्य को बनाने में लगे तभी कुछ निकल सकता है, नहीं तो ये बहस निरर्थक है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद हुकुमदेव जी।